Assalamu alaikum students. Say student, today is our first orientation class for taxation। और इस कोर्स में हम कंप्लीटली देखेंगे कि हम टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान में इनकम टैक्स कैसे काम करता है। ठीक है। इसमें आपको पोर्टल पे और सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं, टैक्सेशन के रूल्स क्या हैं, यहाँ पे लाज क्या हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसका कंप्लीट आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको आपने पोर्टल पे जाके, जो एफबीआर का पोर्टल है, वहाँ पे आपने कैसे वर्क करना है और इसको कैसे पुट करना है। और आपको ये भी एंड पे बताएंगे कि क्लाइंट्स आपको कहाँ से बेस्ट मिलेंगे और कहाँ से आपने हायर करने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। ठीक है। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कोर्स में क्या क्या डिस्कस होगा, और कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास नोट्स बने हुए हैं इसके, और ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे नोट्स हैं, और इसमें आपको कंप्लीटली हर चीज़ मिल जाएगी इजीली। ठीक है। एक एक टॉपिक पे एक एक शीट है मेरे पास, समझ लें एक या दो शीट्स हैं, और उसमें हर चीज़ कवर हुई हुई है। ठीक है। सबसे पहले तो ये टैक्स की कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है। आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टैक्सेशन है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेशंस वगैरह जो हमारे काम की नहीं है ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में, वो हम चीज़ें थोड़ी सी देखेंगे बस। ठीक है। सबसे पहले तो ये टैक्सेशन की डेफिनेशन है। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ये कलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट का इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव जो सबसे मेन है वो ये है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसने। ठीक है। और ये यहाँ पे इसके कुछ रेवेन्यू और कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब रेवेन्यू के तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करके उन्होंने, जैसे कि सबको पाकिस्तान में पता है कि खुद भी खाना है, हमें भी खिलाना है। ठीक है। और उसका कुछ ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फेयरली, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन टैक्स जारी सी बात है ऐसे काम हमारे नहीं कर रहा कि फेयरली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। आपको पता है सारा कुछ क्या सीन चल रहा है। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं इसका मतलब मकसद ये भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है। ठीक है। और जैसे कि पुलिस, फौज, इदारे चलाने हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स ले लें, और स्कूल्स वगैरह, सारा कुछ जो गवर्नमेंट का चल रहा है। ठीक है। ये भी इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ताकि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अपने सिटीजन्स को। और कुछ नॉन नॉन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे कि समझ लें कि जैसे स्मोक पे टैक्स ज़्यादा कर देते हैं थोड़ी सी अमाउंट, ताकि स्मोक की कंजप्शन कम हो जाए। वो महंगा होगा तो जाहिर सी बात है लोगों की कम खरीदेंगे। ठीक है। और इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज पे टैक्स बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि गाड़ियों पे टैक्स ज़्यादा है ताकि वो कम इंपोर्ट हों बाहर से। उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं ज़्यादा ताकि वो कम इंपोर्ट हों, और उससे गवर्नमेंट को माली खसारा कम हो। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं इसमें। और इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी कुछ इससे कंट्रोल किया जाता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, एक दो एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, ये देखें, ये टैक्स लॉज हैं। ठीक है। और उनका ऑब्जेक्टिव, जैसे टैक्स ऑन सैलरी है, उसका ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है। ठीक है। ये बताया हुआ है कि बैंकिंग चैनल के अलावा कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा हमें, कि डॉक्यूमेंटेशन होती है इकोनॉमी की, और उसको डिडक्ट करना इजी है। ठीक है। और ये टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स है फॉर टैक्स पेयर्स। ठीक है। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ लॉज बताए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं थोड़े बहुत, उन्होंने एग्जांपल दी है, समझ लें। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि गाड़ियों वगैरह पे, ताकि उन पे टैक्स ज़्यादा लगा दिए ताकि वो ज़्यादा टैक्स पे करें। और गरीब बंदा तो गाड़ी खरीदेगा नहीं, तो उसको कम टैक्स देना पड़े। ठीक है। ये देखें, हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, इसका भी यही मकसद है। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पे आइटम पे ना लगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा फंड्स लगें, तो इसका ये मकसद है। ठीक है। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स, ठीक है, इसका भी ये है। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, इसको जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की इस वक्त काफ़ी ज़रूरत है, तो उस पर 0% टैक्स है। ठीक है। उसका मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकें इजीली। ठीक है। और ये टैक्स क्रेडिट हैं कुछ डोनेशंस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को, जैसे कि कोई चैरिटी वगैरह है वो आप देते हैं तो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। ये टैक्स के लाज हैं। ठीक है। और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप थोरली रीड कर सकते हैं। ठीक है। रीड के लिए चीज़ें हैं ज़्यादा।
मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बेसिक उसका बताया है कि ये चीज़ें हैं, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। अच्छा, ये टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। इसमें भी बताया हुआ है कि ये कैसे कैसे इसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, सारे टैक्स के ऑब्जेक्टिव ही हैं मेनली ये। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। कैनन ऑफ टैक्सेशन, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, समझ लें डिफरेंट इसके प्रिंसिपल हैं कि ये कैसे कैसे टैक्स को कलेक्ट होना चाहिए और इसकी क्या बेसिस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दो चार प्रिंसिपल बताए हुए हैं, ठीक है। इक्वालिटी प्रिंसिपल सजेस्ट करता है दैट टैक्स बर्डन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग टैक्स पेयर्स, मतलब कि सबके दरमियान फेयरली हो। इक्वालिटी का ये मतलब है, अगर किसी के पास ज्यादा इनकम है तो वो थोड़ा ज्यादा टैक्स दे, अगर किसी के पास कम है तो वो थोड़ा सा कम टैक्स दे। ये ना हो कि सब पे एक सेम अमाउंट का टैक्स हो, और उसकी वजह से ये होता है फिर सब पे सेम अमाउंट का टैक्स है तो अगर अमीर 10 लाख कमा रहा है वो भी 10 हजार टैक्स दे रहा है, गरीब 5 हजार कमा के वो भी 10 हजार टैक्स दे रहा है, तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। सर्टेनिटी हो, मतलब कि टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर और सर्टेन हो, सबको पता हो, अंदाजा हो कि मेरा टैक्स कितना है और कैसे पे करना है, ये सारा कुछ हो, ठीक है। ये कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट भी यही कहता है कि कलेक्ट एट टाइम एंड मेथड दैट इज कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर, मतलब कि उसको इजी हो, आपको पता हो कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरा सही बंदा टैक्स ले रहा है, ऐसे ही टैक्स देना है। और मतलब कि जैसे ही गाड़ी आप नाम करवाते हैं तो कन्वीनियंट मेथड है कि वहीं पे आपका टैक्स कलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। अच्छा, इसमें ये चीज़ ये भी अब आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है कि जो कॉस्ट है कलेक्शन की, ये ना हो कि जो एफबीआर में बंदे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट इतनी हो कि उतना टैक्स ना बनता हो जितनी वो तनख्वाह ले लें। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये एडम स्मिथ ने दिए थे कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है, उसकी बुक में थे। तो ये भी हमारे यहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें दी हुई हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ठीक है, ये आपने रीड कर लेने हैं, इतना कुछ नहीं है। ये काइंड्स ऑफ टैक्स है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स है इसमें, टैक्स रेट एज इनकम इंक्रीज मोर देन यू अर्न। इसमें यह है कि जितना ज़्यादा आप पे अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। हायर इनकम इंडिविजुअल आर पर लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्सेस एज कम्पेयर टू लोअर। इसका ये मेथड है प्रोग्रेसिव, इसमें ये है कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, ठीक है। ये रिग्रेसिव है, इसमें यह है कि जैसे जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होती है टैक्स रेट डिक्रीज होता है, ठीक है। ये दूसरी टाइप है। और ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये फ्लैट टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स का रेट सेम ही रहेगा। और ये तीन मेथड हैं यहाँ पे हमारे पास टैक्स के दिए हुए, लेकिन हमारे ये थोड़ा सा मिक्स होता है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो है इसका मिक्स कॉम्बिनेशन हमारे अप्लाई होता है, मैं आपको वो भी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये आप देखें, अच्छा, ये साउंड टैक्स के प्रिंसिपल्स हैं कुछ, इसमें भी यही चीज़ें थोड़ी सी बताई हुई हैं, समझ लें, ठीक है। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबिलिटी के इजीली वो क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर, क्रेडिबिलिटी हो, ठीक है। वेल ट्रेन पब्लिक ऑफिशियल्स हों। अच्छा, ये हाईलाइट हो सकता है अगर, खैर आपको ये यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएं तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स लॉज हैं, टैक्सेस एंड इनफोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जनरली पेएबल इन कैश, बैंक टैक्सेस प्रोपोर्शनल टू करेक्ट, हाँ ये चीज़ देख लें, टैक्स जो है ये पेएबल इन कैश ही होता है, ठीक है। या बैंक में मतलब के डिपॉजिट करवाना है उसको, दोनों को एक ही मतलब लेते हैं हम। ये नहीं होगा कि आप कोई गाड़ी जाके दे दें कि टैक्स वालों को कि ये मेरी गाड़ी रख लें इस टैक्स में, तो ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हायर इनकम, ठीक है, ये भी एक इसका करेक्टरिस्टिक है। और ये सारे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। अच्छा जी, ये एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये दो टाइप्स है मेजर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अ, ये डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है, दूसरा पेज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इनकम टैक्स जो है ये यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की पाकिस्तान में टाइप है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्टली इनकम पे होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इसका यही है, जनरली नेट इनकम टैक्स पे अर्न ड्यूरिंग कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक टैक्स रेट। जैसे कि पाकिस्तान में अगर किसी की इनकम है, समझ लें 6 लाख से ऊपर है, तो वो 10% टैक्स दे रहा है। 10% तो नहीं है, मैंने वैसे आपको एग्जांपल बताई है कि वो 10% टैक्स दे रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि जितनी अमाउंट है उस पर डायरेक्टली वो टैक्स पे कर रहा है।
और इसको डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को देना है। जैसे कि अगर मेरे पे है तो मैंने डायरेक्ट एफबीआर में ये जमा करवाना होता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाते, बल्कि कोई कोई ना कोई बंदा बीच में होता है जो इसको कलेक्ट कर रहा होता है। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है इसमें, जैसे कि जब आप कोई भी जमीन बेचते हैं, ठीक है, उस पे जो रजिस्ट्री होती है या उस पे जो भी अमाउंट होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में के पास जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके आपने साथ साथ नोट्स बनाई रखने हैं ताकि आपको ये इजी हो। तो यहाँ से आप नोट्स शुरू कर लें, ये चीज़ें जो हैं आपको उसमें काम आएंगी, क्या नाम है उसका, प्रैक्टिकल वर्क में काम आएंगी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने नोट्स बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि डायरेक्ट टैक्स वो है जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, जो डायरेक्टली एफबीआर में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि इनकम पे जो भी टैक्स बनता है इसका चालान बनता है और एफबीआर के नाम का चालान होता है, और वो डायरेक्टली एफबीआर के खाते में चला जाता है। ऐसे ही कैपिटल वैल्यू टैक्स है, तो इसका भी सेम है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ये जो भी चीज़ है उसकी अमाउंट पे जो टैक्स बनता है वो उसी टाइम पे एफबीआर को हम जमा करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, ठीक है। अब ये दोनों आपको एंड पे हम बताएंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में इनको भी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कस्टम ड्यूटी तो आपको पता है, जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं उन पे कस्टम ड्यूटी होती है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये जो फेडरल की कुछ चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड, ये उन पे होता है थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ों पे होता है, कुछ पे नहीं। अच्छा, इनडायरेक्ट एग्जांपल में अगर आपको दूं इनडायरेक्ट टैक्स की सेल टैक्स के रिलेटेड, ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा है। बाकी सेल टैक्स को जितने भी कंट्रीज है ना, आप वैट का नाम सुना होगा आपने, यूएई में, यूके में, वो इसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो उन कंट्रीज में ये यूज होता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये समझें कि आपने कोई भी चीज़ परचेज की है। साल के तौर पे 100 रुपए की आपने एक लेज का पैकेट परचेज किया है, ठीक है। अब उस पे 18% टैक्स है। आपने देखा होगा कि उस पे 18% टैक्स है। पहले पाकिस्तान में 17% होता था, थोड़ा टाइम पहले इंक्रीज हो गया, ये 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर आप देखें, वो 18% आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ठीक है। वो आप इनडायरेक्टली उस शॉपकीपर को दे रहे हैं, 118 रुपये आपने उसको दे दिए, ठीक है। अगर 100 रुपए का पैकेट है तो उसमें समझ लें 18 रुपीज टैक्स था। और वो आपने उसको बंदे को दे दिया जिसने जिससे आपने परचेज किया शॉप वाले से, ठीक है। अब वो शॉप वाला क्या करेगा, वो अपनी पूरी मंथ की कैलकुलेशन करेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उसने टैक्स आप लोगों से ये कैलकुलेट किया है अपनी सेल्स पे, ठीक है। 18% उसने आपको लेस परचेज की, आपने परचेज की, उस पे आपको पे किया, ऐसे ही आगे आगे आगे, ठीक है। जितनी भी उसने सेल्स की सब पे उसने उसने आप लोगों से टैक्स ले लिया। लेकिन उसने लिया किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। तो अब वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा भी करवाएगा, ठीक है। और उसको मंथली उसने ये टैक्स अपना क्लियर करना होता है, सेल टैक्स, ठीक है। तो जितने भी रजिस्टर हैं, सारी सी बात है, जो नहीं रजिस्टर उस पे फिर अलग लाज लगते हैं, उस पे कोई पेनल्टीज वगैरह होती हैं, सारा कुछ। तो वो मैं अब वो तो हम पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने आपसे कलेक्ट किया है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएगा मंथ एंड पे। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज है इन पाकिस्तान। फर्स्टली पाकिस्तान पे इनकम टैक्स, ये ठीक है, उसकी डेट दी हुई है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1886 दिया हुआ है, ठीक है। और रिसेंटली जो चल रहा है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है। तो ये हिस्ट्री है, सारा कुछ ठीक है, ये पढ़ने से रिलेटेड है, जिसका इंटरेस्ट हो मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे ये सारा कुछ, और वहाँ पे आपने इजीली इसको देख लेना है, ठीक है। और ये आप इजीली आपको मतलब के रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें फिजिकली करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है इतनी खास। अच्छा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दूसरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड। एक सेकेंड, ये रही दूसरी स्लाइड। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको शो हो गई होगी। अच्छा जी, इसमें अब हम, ये है सेकंड टाइप, इसमें सारा कुछ यहाँ पे रीड करने वाला है, मतलब कि प्रैक्टिकल का चीज़ में जो चीज़ें आपके काम आएंगी, जो जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारा कुछ इसमें है। तो मैं आपको वन बाय वन इसको बताता हूँ। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी इजीली नजर आए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली जो
चीज हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे देखें, ये इनकम टैक्स को इसके ऊपर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये अब हम इस टैक्सेबल इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर, यहाँ पे आप 2026 कर लें, 25 जो भी है, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। और फिर ये टैक्सेबल इनकम पे एक रेट लगता है टैक्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेगा सारा कुछ। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। सबसे पहले तो ये हेड आता है सैलरी, ठीक है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन इन पाकिस्तान, 90% पीपल जो हैं वो सैलरी पर्सन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब कि जो आपके क्लाइंट्स हैं समझ लें वो सैलरी बेस होंगे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरी को। सैलरी इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये इनकम के हेड्स हैं। और इनकी पूरी पूरी डिटेल है कि सैलरी क्या चीज़ है, ठीक है, सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इस पे पूरा पूरा हमारा एक एक लेक्चर होगा, समझ लें। जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इस पे 2-3 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो इन पे सारे पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सैलरी पे डिस्कस करेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद ये आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं लेना कि ये जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो प्रॉपर्टी है। इसमें इंक्लूड होती है रेंटल इनकम, ठीक है, जो भी रेंट वगैरह आता है आपको मकान वगैरह का, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग रेंट का काम करते हैं, बिल्डिंग्स पूरी पूरी रेंट आउट करते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। और अदर कंट्रीज में भी ये चलता है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी क्या एक्सक्लूड होंगी, कोई चीज़ उसमें से माइनस होगी कोई प्लस होगी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें जारी सी बात है बिजनेस की इनकम आएगी, और ये हम कंप्लीटली इसमें बिजनेस की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे कैसे उसको करना है वो सारा कुछ आएगा। और ये है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अब वो टैक्स है जो हम प्रॉपर्टी पे देते हैं, या और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे 10 10 लाख की गाड़ी ली, 12 लाख की बेच दी तो 2 लाख। ऐसे ही ज़मीन ली 10 लाख की, 12 लाख की बेच दी तो 2 लाख प्रॉफिट, वो कैपिटल गेन कहते हैं। ये भी हम सारा कुछ इसमें भी डिस्कस करेंगे। और कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनता है वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये और लिए ये हमारा लास्ट हेड है, ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बल्कि एक और हेड होता है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास जैसे कि ज्वेलरी वगैरह है, कोई गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, गिफ्ट आपको मिल जाता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन हेड्स में नहीं आती, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है फॉरेन सोर्स इनकम या एग्रीकल्चर इनकम का हेड। और फॉरेन सोर्स में अगर आप कोई बाहर से अर्न कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसर वगैरह है वो आती है उसमें, या कोई सैलरी पर्सन बाहर बैठा है, ठीक है, वो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं अपने, तो वो फॉरेन सोर्स में आती है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर का आपको पता है कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है, जिम्मेदार जितने भी हैं वो सारी उसमें आएगी, ठीक है। तो ये हेड होता है। उसके बाद ये सम ऑफ ऑल हेड्स करके, ठीक है, इसमें हम एग्जाम्प्ट इनकम्स होती हैं कुछ जो जिन पे टैक्स नहीं अप्लाई होता, ठीक है, वो इनकम्स इसमें इंक्लूड करेंगे सारा कुछ, ठीक है। और ये नेट टोटल इनकम करके, ये लेस करके एग्जाम्प्ट इनकम, नेट टोटल इनकम करके, यहाँ पे फिर कुछ डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं जो आपको इसमें से आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज़कात पेड है, कि ज़कात ये ऑर्डिनेंस है, इसके अंडर जो भी ज़कात पे होगी वो आप माइनस कर सकते हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड होते हैं, ये पार्टिसिपेशन फंड, ये भी आपको बताएंगे कि क्या होते हैं, ये भी इसमें से एक्सक्लूड करके फिर टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी। और इस पे फिर ये रेट्स हैं यहाँ पे दिए हुए, तो ये हम देखें सैलरी पर्सन के हैं नॉन सैलरीड के हैं, यहाँ पे कौन से रेट्स लगेंगे वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल की ये डेफिनेशंस दी हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर ये इनका रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इंडिविजुअल फॉर टैक्स पर्पस मींस अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन से मतलब है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे वो नेचुरल पर्सन्स होंगे, वो सारे इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और उनका टैक्स इसके अंडर, इसके रूल्स, ये जो रूल्स दिए हुए हैं इनके अंडर सारा कुछ ये अप्लाई होगा इस पे, ठीक है। और काफ़ी कुछ है वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एओपी। एओपी कहते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है। इसमें एओपी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंक्लूड्स अ फर्म, कोई भी फर्म होती है जैसे टैक्सेशन की फर्म है, लायर्स की फर्म है,
ठीक है। अकाउंटेंट्स की फर्म्स है, ठीक है, वो पार्टनरशिप करती है अपनी, वो आ जाती है इसमें। ठीक है, और इसमें आ जाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर वो कोई बिजनेस कर रही है। इसके अलावा एनी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन एंड एनी बॉडी और पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ। ठीक है, फॉरेन किसी भी लॉ के अंडर कोई भी एओपी, जिसको उन्होंने कह दिया कि ये एओपी है, किसी भी फॉरेन लॉ या आर्टिफिशियल जुडिशरी, मतलब के कोई, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी से मुराद होगा, मतलब कि जुडिशरी होता है अदालत वगैरह का। ठीक है, तो इसके अंडर जो भी चीज़ आ रही है उसको ये कहते हैं कि ये एओपी, जो भी उन्होंने कह दिया वो एओपी है। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड कंपनी। ठीक है, मतलब कि कंपनी के अलावा जो भी, जो तो रजिस्टर्ड कंपनी है वो कंपनी है, उसके अलावा जो भी कम्बिनेशन है पीपल्स का और वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसको एओपी कहेंगे हम। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें हैं, एक इंक्लूड्स अ फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी आपने याद रखना है कि ये दोनों एओपी के अंडर आती हैं, ये अगर कलेक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, लास्टली यहाँ पे आ जाती है कंपनी। अच्छा जी, कंपनी अब कैसे डिफाइन होती है? सबसे पहले कंपनी को डिफाइन करता है 2017 एक्ट पाकिस्तान का। ठीक है, वो जिस चीज़ को डिफाइन करे कि ये कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर पाकिस्तानी लॉ। ठीक है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पाकिस्तानी लॉ के अंडर रजिस्टर होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, ठीक है, जो भी चीज़ रजिस्टर होती है उसको भी हम कंपनी कहेंगे। इस तरह से मुदारबा है, मुदारबा ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी होती है इस्लामिक। ठीक है, तो बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, ये भी इसके अंडर आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वर्क कर रही होती हैं पीपल के वेलफेयर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो भी कंपनी के हेड के नीचे आती हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई भी ट्रस्ट है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान में ट्रस्ट वर्क करते हैं, और कोई भी एंटिटी जो ऑफ पर्सन इस्टेब्लिश और कंट्रीब्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ, मतलब कि जिसको लॉ कह दे कि ये एंटिटी एज ए कंपनी वर्क करेगी, ठीक है, किसी भी टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, वो भी इसी के अंडर आएगी। ठीक है, और इसको हम डिटेल में सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे, मतलब कि हम ये पूरी डेफिनेशन, ये वो सारा कुछ ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। अच्छा जी, फॉरेन असैसिनेशन इनकॉर्पोरेटेड और फॉरेन एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर बाय द बोर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, टू बी कंपनी फॉर पर्पस ऑफ आईटीओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड हो यहाँ पे, या फिर उसको डिक्लेयर कर दे बोर्ड, मतलब कि बोर्ड से मुराद है कमीशन, उसको जो पाकिस्तान का है स्टॉक, एससीसीपी समझ लें। ठीक है, वो कह दे कि ये कंपनी होगी, टैक्स पर्पज के लिए हम इसको कंपनी कंसीडर करेंगे, तो वो भी इसके अंडर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी चीज़ आती है वो भी, और लोकल गवर्नमेंट की कोई भी, जैसे कि पीटीसीएल था लेकिन अभी वो तो पब्लिक हो गया, जितनी भी ये चीज़ें इनके अंडर आती हैं वो भी कंपनी। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट ओन है। और कोई भी स्मॉल कंपनी, इसकी भी डेफिनेशन हम ये देखें बल्कि दी हुई है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर आफ्टर 2005 अंडर कंपनीज एक्ट 2017, ऑन और आफ्टर 2017, 2005 के बाद जो भी कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर्ड है, और जिसका पेड अप कैपिटल, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, ये सारा कुछ, मतलब कि उनका समझ लें आप, एसेट वगैरह सारा कुछ जो उनके पास पड़ा है वो 50 मिलियन से अगर कम है। ठीक है, और 250 से कम उनके पास एम्प्लाई हैं, और एनुअली वो जो सेल्स करते हैं वो 25 लाख से कम है। ठीक है, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250। ठीक है, 2,50,000 से कम, नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकॉन्सिलेशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इज सिंगल मेंबर। अच्छा, ये फोर्थ इसमें है कि इसको ये ना हुआ हो कि दो कंपनीज थी और वो डिवाइड हुई हैं और उसके बाद ये बन गई है, ऐसा भी ना हो। ठीक है, कोई पहले से कंपनी थी उससे टूट के बन गई है, ऐसा भी ना हो, और सिंगल मेंबर कंपनी भी ना हो। ठीक है, एसएमई है। ठीक है, तो जो जो चीजें, अगर उसमें ये सारी चीजें नहीं है, मतलब कि वो 50 मिलियन से उसका पेड अप कैपिटल भी लेस है, एम्प्लॉयज भी उसका 250 से कम है, ठीक है, टर्नओवर भी उसकी 250 से एक्सीड नहीं कर रही, 250 लाख है। ठीक है,
2.5 लाख से, ठीक है। और किसी कंपनी को वो तोड़ के भी नहीं बनी, और SME भी नहीं है, तो वो स्मॉल कंपनी के अंडर फॉल करेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें होंगी स्मॉल कंपनी के अंडर, जो कुछ आ गया सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, ये एक कंसेप्ट होता है। अच्छा, पर्सन कौन है? एवरी पर्सन इज टैक्सेबल, ठीक है, पाकिस्तान में। अब पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सब्सिडरी और गवर्नमेंट, पब्लिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सबको टैक्स की जुबान में पर्सन ही कहा जाता है। कोई नेचुरल पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का दूसरा नाम आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, ये हम इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पर्सन, कंपनी का दूसरा नाम आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। ये सारे पर्सन्स ही हैं टैक्स की जुबान में, ठीक है। अब ये पर्सन्स हैं, और ये इनको रेजिडेंट कब कहा जाएगा, ठीक है। रेजिडेंट के लिए टैक्स के कुछ और रूल्स हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ और रूल्स हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें इंडिविजुअल, ठीक है। पाकिस्तान में अगर इसकी प्रेजेंस है 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट, ठीक है, इन टैक्स ईयर अगर उसका है 1 जनवरी से लेके, ये मैंने क्या किया, तो ये मैंने, ये ठीक है, इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा, अगर उसका टैक्स ईयर है 1 जनवरी से लेके, आप समझ लें 31 दिसंबर तक, ठीक है, और उसको, वो अगर 183 दिन पाकिस्तान में रहता है, तो उसकी प्रेजेंस मतलब कि पाकिस्तान में है, तो वो रेजिडेंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉई या ऑफिशियल ऑफ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड, जैसे कि सफीर पाकिस्तान के बाहर लगे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वो भी रेजिडेंट हैं। और थर्ड इसमें आ गया, बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और हु इज नॉट रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान का वो सिटीजनशिप उसके पाकिस्तान की है, और वो कुछ देर एक मुल्क में रहा है, कुछ देर दूसरे मुल्क में, मतलब कि टोटल वो 182 दिन किसी भी और मुल्क में नहीं रहा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन है। और जो पर्सन रेजिडेंट नहीं है किसी भी कंट्री का, अगर वो रेजिडेंस नहीं है और पाकिस्तान का सिटीजन है, तो वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। ये रेजिडेंट के लॉ हैं, ये आपने देख लेने हैं। इसके बाद AOP के भी सेम है, कंट्रोल मैनेजमेंट of the affairs of AOP is suitable wholly or partially in Pakistan at any time during the year। मतलब कि अगर पूरे साल में उन्होंने कुछ भी काम पाकिस्तान में किया है ना, अगर उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में मौजूद था या पूरी की पूरी पाकिस्तान में मौजूद थी, किसी भी टाइम में, इसमें टाइम 82 डेज वाली लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है। तो उसके अफेयर्स कुछ भी उसके मामला यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, तो वो रेजिडेंट है। ऐसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फार्म अंडर पाकिस्तान लॉ, या फिर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन ईयर, मतलब कि उसकी जो मैनेजमेंट है, CFO है, डायरेक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में हो, ठीक है। या फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो या लोकल गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तानी लॉ के अंडर बनी हो, तो वो रेजिडेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट पर्सन, मतलब कि फेडरल बोर्ड की जो भी कंपनी है वो ऑलवेज रेजिडेंट ही होगी, उसने पाकिस्तान को टैक्स पे करना ही करना है। फॉरेन गवर्नमेंट है, उसकी फॉरेन गवर्नमेंट की जो भी कंपनी है पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ओन है, वो पाकिस्तान में कभी भी रेजिडेंट नहीं होती, वो उनकी रेजिडेंट है। जैसे कि पाकिस्तान की रेजिडेंट है, उनकी उनकी रेजिडेंट है, तो जो उनकी रेजिडेंट है वो हमारी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी उनकी पॉलिटिकल यहाँ पे है, ठीक है, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में फॉरेन किसी भी गवर्नमेंट की वो भी नहीं है यहाँ पे। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, जैसे कि आप सुनते रहते हैं यहाँ पे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क कर रही है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान को टैक्स पे नहीं करती, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट होती हैं ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, ये आपने याद रखना है कि रेजिडेंट कौन कौन है, ठीक है। ये भी आपके प्रैक्टिकल वर्क में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। इसके बाद ये नीचे क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये कंप्यूटेशन दी हुई है डेज की, जो इंडिविजुअल की है 182 डेज, वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा जी, डेज काउंटेड एज होल डेज, इसमें कौन कौन सा दिन है जिसको आपने पूरा दिन कंसीडर करना है? पार्ट ऑफ अ डे एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, मतलब कि डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपने उसमें इंक्लूड करने हैं। 183
183 डेज हैं, ठीक है, ये 183 डेज हैं, इनको अब हम कंप्लीट करने लगे हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो जिस दिन वो बंदा यहाँ से गया है वो भी, और जिस दिन वापस आया है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और बाकी पब्लिक हॉलीडे, संडे आ गया, कोई भी हॉलीडे है वो भी इसमें होगी। ठीक है, डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, मतलब कि उसने कंपनी से लीव ली है चाहे, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में था, वो भी उसका इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा जी, डे ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट डिले, कोई भी मसला बन गया यहाँ पे, ठीक है, किसी वजह से स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, वो बाहर नहीं जा पा रहा, उसकी फ्लाइट लेट हो गई, जो भी हो गया, अगर वो पाकिस्तान में है तो वो भी डे इसमें काउंट होगा। ठीक है। अच्छा जी, हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, मतलब कि जो भी वो काम कर रहा है उससे पहले उसने जो भी दिन यहाँ पे गुजारे हैं या बाद में गुजारे हैं, कोई काम करने आया था उसने कुछ दिन पहले यहाँ पे गुजारे, कुछ दिन बाद में गुजारे, सैर सपाटे किए, जो भी किए, जो कुछ उसने किए वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अच्छा, डे नॉट काउंटेड, कौन सा दिन यहाँ पे हमने काउंट नहीं करना? डे और पार्ट ऑफ डे एंड इंडिविजुअल इन इज इन ट्रांजिट इन पाकिस्तान। ठीक है। अब ये इससे क्या मुराद है? ठीक है, इससे मुराद है जैसे कि यहाँ पे कोई भी बंदा आता है, उसने जाना है यहाँ से, पाकिस्तान से किसी भी बंदे ने यूके या यूरोपियन कंट्री में जाना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसकी फ्लाइट के दो हिस्से होते हैं, पहले वो यहाँ से जाता है, उसी फ्लाइट उसने पूरी बुक की है, वो जाती है फ्लाइट यहाँ से दुबई, और दुबई से फिर वो आगे जाती है। तो दुबई पे उनका कुछ ना कुछ टाइम स्टे होता है, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उसी लॉन्च वगैरह में उन्होंने रहना होता है। ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं डे ऑफ, इसको कहते हैं ट्रांजिट। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पाकिस्तान में बंदा आया है लेकिन उसने पाकिस्तान में नहीं रुकना था, उसकी फ्लाइट आगे कहीं की थी, ठीक है, तो वो जहाज यहाँ पे लैंड हुआ और यहाँ से फिर वो दोबारा गया, ठीक है, कोई भी अगर वो पूरा डे रहता है या पार्ट ऑफ डे कुछ भी टाइम यहाँ पे गुजारता है, 1 2 3 4 घंटे, तो वो वाला दिन जो है वो आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। ये एक वाहिद डे है जो आपने इंक्लूड नहीं करना 183 डेज में। ठीक है, रेजिडेंट के लिए जो भी आपने जब ये डेज गिनने स्टार्ट करने हैं, ये प्रैक्टिकल में थोड़ा सा काम आएगा आपके, क्योंकि फॉरेन हमारे पास काफ़ी क्लाइंट होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, जैसे कि दुबई वगैरह से, या कहीं से भी कुछ दिन पाकिस्तान में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो वो ज़्यादातर यही करते हैं कि किसी का 3 महीने का स्टे होता है, किसी का साल में 6 माह का यहाँ पे स्टे होता है, तो वो 180 डेज का ये जो चक्कर है फिर उन पे थोड़ा बहुत अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट पर्सन यहाँ पे जो है उसकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों की दोनों टैक्स चार्जेबल इन टैक्स इन पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, उसकी चाहे पाकिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम है या फिर फॉरेन सोर्स है, ठीक है, वो दोनों पे टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों पे पाकिस्तान में ही टैक्स अप्लाई होगा, लेकिन फॉरेन सोर्स पे उसको टैक्स क्रेडिट वगैरह कोई मिलता है, उसने वहां पे भी टैक्स दिया है उसका, वो हम डिस्कस करेंगे, इस पे थोड़ा बहुत टैक्स क्रेडिट होता था। ठीक है, अभी वैसे वो खत्म कर दिया है, लेकिन हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अगर बंदा नॉन रेजिडेंट पर्सन है, अब हमने देखा है कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। इसमें अगर बंदा है नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो उसकी जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होगी ना, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है चाइना का यहाँ पे पाकिस्तान में, तो जो वो पाकिस्तान से कमा रहा है ना उस पे उसने टैक्स देना है, जो वो वहां से कमा रहा है उस पे उसका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई चाइनीज है और वो 180 दिन पाकिस्तान में रहा है और उसने यहाँ से कुछ ना कुछ कमाया है, ठीक है, उस पे वो टैक्स देगा, बाकी वो अपनी गवर्नमेंट के, वो जाने उसकी गवर्नमेंट जाने। ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा, चार्ज ऑफ टैक्स, इसमें देखें, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन ईच फॉर ईच टैक्स ईयर एट रेट और रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट टू एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, मतलब कि जिस भी पर्सन की टैक्सेबल इनकम है उसका जो भी टैक्स ईयर है उसमें जो भी रेट है वो उस पर अप्लाई होगा, जैसे कि ये टैक्स रेट दिए हुए हैं, ये सैलरीड पर्सन के हैं, ये नॉन सैलरीड के हैं। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ एंड पे। फर्स्ट हम ये डिस्कस कर लें। अच्छा, सबसे पहले देखें नॉर्मल टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर की टाइप्स हैं कि टैक्स ईयर मतलब के टैक्स का साल क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली टैक्स ईयर जो है वो पीरियड होता है 12 मंथ्स का। ठीक है, मतलब कि 12 मंथ का ये साल होता है,
और ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और 30 जून से। इसको कहते हैं फिजिकल ईयर। पाकिस्तान में बैंक, आपको पता है 1 जुलाई को हॉलीडे होती है उनकी, और जितनी भी कंपनीज हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी को फॉलो करती हैं, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, इसमें वो जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, ये जुलाई से जून चलता है, ठीक है। 30 जून को जैसे ही एंड होता है, फिर सितंबर और आगे ये हमारे पास जो भी जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारे टैक्स के पीक मंथ्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स का काम होता है, ठीक है। अच्छा, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच सेड डेट फॉल्स, ठीक है, ये सारा कुछ। और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा। अच्छा, इसमें स्पेशल टैक्स ईयर में अब अगर हम देखें तो इसमें पीरियड ये भी 12 मंथ का ही है, लेकिन कुछ कंपनीज, जारी सी बात है, इन डेज में बर्डन होता है तो वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने टाइमली टैक्स अपना जमा करवाना होता है, सारा कुछ कैलकुलेशन करनी इतनी इजी नहीं होती, फिर वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर लेती है। और चेंज करके ये अपना फिर या तो फिर सितंबर तक इनका ईयर एंड होता है, सितंबर में या फिर दिसंबर में, ये जो भी डेट रखेंगी, ठीक है, ये इनके हिसाब से होता है। बस इसमें ये है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये लास्ट पे आता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसमें ये चीज है कि अगर आप चेंज करते हैं, मतलब कि आपका पहले जून से जुलाई था टैक्स ईयर, अब आपने चेंज किया तो वो सितंबर से अक्टूबर, 1 अक्टूबर हो गया समझ ले, या दिसंबर से 1 जनवरी तक हो गया। तो ये जो बीच में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये जो 6 मंथ्स है ना, ये जो 6 मंथ सेंटर में रह गए, उस चेंज के बाद जो 1 साल बीच में थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल पीरियड, ठीक है। पीरियड दैट कम्स बिटवीन एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रियर टू चेंज डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर कमेंस, ठीक है। मतलब के जिस साल आपने चेंज किया है उससे जो पहले साल, जब आपने चेंज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपका दिसंबर में आ गया है, और उस साल जब आप दिसंबर में पे करेंगे उससे पहले वाला जो पीरियड है, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। ये आपको साथ साथ हम व्हाट्सएप पे ये वो सारा कुछ ये आपको बताते रहेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट हम स्लाइड्स पे ये सारा कुछ, मतलब कि डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी, जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर दिया हुआ है ट्रांजिशन का, ये भी हम डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर लंबा हो रहा है। तो ये हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है नॉन सैलरीड पर्सन, जिन पे ये सारे नॉन सैलरीड हैं, ठीक है, इन पे ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे। और ये सैलरीड पर्सन पे ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब एक बंदा है, वो उसका बिजनेस भी है और उसकी सैलरी भी है, ठीक है। अगर उसके पास दोनों सोर्स ऑफ इनकम है तो हम देखेंगे कि उसकी जो सैलरी है ना, वो अगर 75% या इससे ज्यादा है, एक्सीड 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब कि 76% वो सैलरी से कमा रहा है, ठीक है, बाकी 24% वो बिजनेस से कमा रहा है, तो उस पे ये वाला रेट अप्लाई होगा, सैलरी वाला। लेकिन अगर वो 74% या 75% कमा रहा है सिर्फ सैलरी से, और बाकी 26-27% अपनी टोटल इनकम का जो वो कमा रहा है बिजनेस से, तो फिर उसकी उस पे ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। ये थोड़े से रेट्स हायर हैं, ये कम है, ठीक है। अच्छा जी, अगर 6 लाख से ऊपर नहीं होती तो उस पर 0% टैक्स बनता है, मतलब 5,99,000 तक 0% टैक्स है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर 6 लाख से बढ़ जाती है तो फिर उसको 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो उस पर 15% टैक्स है, उस अमाउंट पे जो 6 लाख से ज्यादा है, ठीक है। ये खैर आपको इसका, वैसे तो आप ये कैलकुलेट करना सीख, इसको इजी है, लेकिन अगर आप पोर्टल पे काम करेंगे तो आपको सिर्फ ये टैक्स की उसकी जो फिगर है ये बतानी पड़ती है कि उसकी इनकम कितनी है, ठीक है। बाकी ये रेट्स खुद ही अप्लाई कर लेता है वो, ठीक है, लेकिन ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि बैक एंड पे चीजें कैसे काम कर रही हैं। बाकी ये इजी है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे रेट है 1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, ठीक है, यहाँ पे है 15%, ठीक है। बिजनेस के केस में, बाकी केसेस में ये ज्यादा ज्यादा है, सैलरी पर्सन के लिए सिर्फ 1% है, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो 6 लाख से ऊपर 1 लाख बनी, ठीक है, 1 लाख पे 1% टैक्स देंगे आप, 1,000, ठीक है। 1 लाख पे 1% बनता है 10,000, ठीक है, तो ये आप टैक्स देंगे। इस तरह अगर आपकी 12 लाख से बढ़ जाती है तो आपने 6,000 देना ही देना है, ठीक है। 6,000 प्लस 11% आपने देना है जो अमाउंट आपकी 12 लाख से ज्यादा होगी, ये वाला 12 लाख, ठीक है।
तो 12 लाख से अगर आपकी 13 लाख है मिसाल के तौर पे आपकी टोटल इनकम, तो आपने 6,000 प्लस 11% ऑफ 1 लाख, ये आपने टैक्स देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये टैक्स के रेट काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 10 मिलियन सरचार्ज है, कंपनी टैक्स रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपनीज का टैक्स रेट 29% है, स्मॉल कंपनी का 20% है, बैंक्स पे 44% है 2025 में, और 43% 2026 में है, ठीक है। और 42% इसमें अप्लाई होगा 2027 से ऑनवर्ड बैंक्स पे। ये बैंक्स के रेट हैं और ये कंपनीज के हैं। ये सिर्फ रेट्स दिए हुए हैं, बाकी जब ये आप पोर्टल पे जाएंगे आपको बताऊंगा कि ये खुद ब खुद कैसे कैलकुलेट होते हैं। बाकी इसमें आप कोई भी क्वेश्चन होगा वो भी आपका क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा था ओवरव्यू, ठीक है, कोर्स का, और इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आप क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सैलरी से स्टार्ट करेंगे और फिर ये सारे हेड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको इजीली हर चीज़ समझ आती जाएगी और हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पोर्टल पे जाके आपके पास एक लाइव केस स्टडी के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आपने ये सारा कुछ करना है। सारे हेड्स पढ़ के, थ्योरी पढ़ के, फिर हम सारे हेड्स एक ही बंदे पे अप्लाई करेंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि ये कैसे इसका सारा कुछ अप्लाई होगा, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।